चरणम्। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामामध्यमेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य सरलसंस्कृतव्याकरणस्य सरलतमविधिना प्रथमा कक्षा आयोज्यते। कक्षां प्रवेशनात् प्राक् कक्षायां प्रवेशनात् प्राक् किञ्चित् आवश्यकं वर्तते यत् व्याकरणस्य पूर्वपीठिका अवश्यमेव ज्ञातव्या। कुछ साथी का अनुरोध है कि हिंदी में बताएं, तो मैं बता देती हूँ कि विषय प्रवेशिका यह व्याकरण में प्रवेश करने से पूर्व हम व्याकरण क्या है और व्याकरण क्यों पढ़ें, क्यों आवश्यक है, इसकी एक पूर्व पीठिका के रूप में यहाँ पर कुछ मैंने विषय वस्तु रखी है। आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। व्याकरण मुख्यतः वेदांग का एक अंग है, भाग है। वेद के 6 अंग हैं। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य वेदों की रक्षा करना है, वेद वेदार्थ को समझना है। इसके लिए व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। जैसा कि महाभाष्यकार ने कहा है, रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरण। वेदों की रक्षा करने के लिए, तो वेदों की रक्षा किस प्रकार की जाएगी, अर्थात वेद वेदार्थ को स्पष्टतया समझने के लिए व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता है। व्याकरण को वेद को समझने के लिए वेद के 6 अंग हैं, जहां वेद के एक एक अंग पर, वेद की एक एक विषय वस्तु पर कार्य किया जाता है। वो वेदांग कौन से हैं? जैसा कि इस श्लोक में वर्णित किया गया है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषा मयनं चक्षुर निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। छंदः पादौ तु वेदस्य, वेद के पैर छंदः शास्त्र हैं, अर्थात वेद में गति करनी है तो छंदः शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, हाथ के समान कल्प ग्रंथ हैं जो सारा कर्म कांड संपादित करते हैं। कर्म कांड के विषय में दीपक का कार्य करते हैं, ज्योति का कार्य करते हैं।
ज्योतिषाम अयनम चक्षु, वेद की अयन चक्षु जो चक्षु जो है वो ज्योतिष शास्त्र के वेद के जो चक्षु आंखें हैं वो ज्योतिष शास्त्र है। और निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, निरुक्त को कान कहा गया है। कान खड़े रहेंगे, सतर्क रहेंगे, अर्थात वेदार्थ को किस तरह प्रतिपादित करना है इसकी रूपरेखा निरुक्त में रखी जाती है। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, वेद का घ्राण सूंघने की शक्ति, नासिका के जो कार्य हैं, श्वास प्रश्वासवत शुद्ध उच्चारण, समझना, स्थान प्रयत्न को जानना, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाएगा, इस विषय वस्तु का प्रकाश शिक्षा ग्रंथ के माध्यम से होता है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और जिस प्रकार सभी इंद्रियों में मुख की प्रधानता होती है वैसे ही इन सभी शास्त्रों में व्याकरण का प्राधान्य है। मुख हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, उसी प्रकार वेद की विषय वस्तु को अभिव्यक्ति का माध्यम व्याकरण देता है। वेद क्या कहना चाह रहा है, वेद का क्या पद पदार्थ है, इस विषय की स्पष्ट जानकारी, इस विषय में स्पष्ट प्रकाश, इस विषय में स्पष्ट ज्योति देने का कार्य व्याकरण शास्त्र करता है। तो व्याकरण शास्त्र हमारी अभी मुख्य विषय वस्तु है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये वेद के 6 अंग हैं जिनसे वेदार्थ को समझा जा सकता है। व्याकरण की स्थूलतम परिभाषा हम करते हुए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ विद्वान बताते हैं कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, जहां पर शब्दों को व्याकृत किया जाता हो, व्युत्पादित किया जाता हो, अर्थात जहां पर शब्द सिद्धि की जाती हो, पद में कितनी धातु, कितना प्रत्यय है, कौन सा रूट है, कहाँ सफिक्स है, कहाँ प्रीफिक्स है, सबकी चर्चा जहां पर की जा रही है वह व्याकरण शास्त्र है। व्याकरण शास्त्र शब्द का साधुत्व, यह शब्द सही है कि गलत है, इस पर स्पष्ट प्रकाश डालता है, उसके विषय में पूर्ण चर्चा करता है और पूर्ण व्याख्यान रखता है। तो व्याकरण में जब हम प्रवेश करते हैं तो शब्दों की सिद्धि के माध्यम से शब्द साधुत्व का बोध करते हैं। यह व्याकरण आज के समय में हम जिस व्याकरण को पढ़ते हैं वो आज के समय में लोक प्रचलित महर्षि पाणिनि का व्याकरण लोक प्रसिद्ध है। इससे पूर्व भी अनेक व्याकरण हुए हैं, ऐन्द्रम, चांद्रम, काशकृत्स्नम, कौमारम, शाकटायनम इत्यादि, जिनकी चर्चा शास्त्रों में बहुविध की गई है। परंतु आज के वर्तमान कालीन परिस्थितियों में, वर्तमान समय में पाणिनि का व्याकरण ही पढ़ा और पढ़ाया जाता है। पाणिनि का व्याकरण ही पूर्ण रूप से परिपूर्ण माना जाता है और विद्वानों के बीच में सब पूर्णतया स्वीकृत है।
महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी का अध्ययन दो परंपराओं से किया जाता है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो महर्षि पाणिनि का व्याकरण रखने वाला ग्रंथ अष्टाध्यायी ग्रंथ है। महर्षि पाणिनि की सूक्ष्मेक्षिका को लेकर के विद्वानों ने बहुत सारे मत रखे हैं। विद्वानों का मानना है महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र में अत्यंत सूक्ष्मता पूर्वक शब्दों का चयन किया है, जहां पर आज तक मात्रा का भी अनर्थक्य कोई सिद्ध नहीं कर पाया है। मात्रा भी वहां एक एक मात्रा को जो चुनकर के महर्षि पाणिनि ने रखा है, वो बहुत ही सुवैज्ञानिक तरीके से चुन करके रखा है, जिसमें विद्वानों ने अपने मंतव्य रखे हैं। उसमें अष्टाध्यायी की महत्ता के संदर्भ में मैंने दो विद्वानों का मत यहाँ पर उद्धृत किया है। प्रोफेसर मोनियर विलियम्स कहते हैं कि संस्कृत व्याकरण उस मानव मस्तिष्क की प्रतिभा का आश्चर्यतम नमूना है जिसे किसी देश ने अब तक सामने नहीं रखा। यहाँ संस्कृत व्याकरण से महर्षि पाणिनि का व्याकरण कहा जा रहा है, उल्लेख्य है। यह मानव मस्तिष्क की चरम सीमा है, अर्थात इस व्याकरण में यदि हम अवगाहन करें, रिसर्च करें और बहुत ज्यादा कार्य करें तो संभव है कि प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष नए नए रिसर्च, नए नए बिंदु सामने उपस्थित होंगे। इसमें बहुत ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। आज के समय में व्याकरण और संस्कृत की उपयोगिता नासा से लेकर के पाश्चात्य सभी देशों में स्वीकार की जा रही है। तो यह कथन पूर्णतया अब सिद्ध होने वाला है, साबित हो रहा है। हम सबका कर्तव्य है कि महर्षि पाणिनि के व्याकरण में छिपी हुई सुवैज्ञानिकता का प्रकाश प्रति व्यक्ति तक पहुंचाएं। यही इस कक्षा का भी उद्देश्य है। सर डब्ल्यू हंटर भी कुछ इसी प्रकार अपना वक्तव्य रखते हैं। उनका कहना है कि संसार के व्याकरणों में पाणिनि का व्याकरण चोटी का है। उसकी वर्ण शुद्धता, भाषा का धात्वन्वय, सिद्धांत और प्रयोग विधियां अद्वितीय एवं अपूर्व हैं। यह मानव मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण आविष्कार है। आइए तो उस अष्टाध्यायी के विषय में कुछ चर्चा करें। अष्टाध्यायी वस्तुतः सूत्र रूप में निबद्ध है, जिसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। अष्टाध्यायी की सूत्र संख्या 3996 है, लगभग 4000 के समथिंग, चतुःसहस्रम यावत। अष्टाध्यायी को पठन पाठन में दो प्रकार से स्वीकार किया गया है। एक तो अष्टाध्यायी पद्धति है, अष्टाध्यायी क्रम, जिस क्रम से महर्षि पाणिनि ने सूत्रों का उल्लेख किया है, सूत्रों की रचना की है, जिस क्रम से उन्होंने अष्टाध्यायी का निबंधन किया है, उस क्रम से पठन पाठन करने की पद्धति का नाम आर्ष पद्धति है। आर्ष पद्धति अर्थात ऋषियों के अनुगमन करती हुई पद्धति, ऋषियों की अनुकूल, ऋषियों की अनुगामिनी पद्धति आर्ष पद्धति कहलाती है। कालांतर में प्रक्रिया क्रम का प्रारंभ हुआ। यह द्वितीय पद्धति के रूप में स्वीकारी जाती है। वर्तमान समय में सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में प्रक्रिया पद्धति का अनुसरण किया जाता है। प्रक्रिया पद्धति वह पद्धति है जहां पर मध्यकाल में भट्टोजी दीक्षित जैसे
विद्वानों ने छात्रों के लिए छात्रों की सुगमता को ध्यान में रखते हुए अष्टाध्यायी के क्रम को तोड़ करके छोटे छोटे वर्गों में, प्रकरणों में बांट दिया है। संज्ञा प्रकरण, कारक प्रकरण, संधि प्रकरण, अजंत संधि प्रकरण, हलंत संधि प्रकरण, विसर्ग संधि प्रकरण इत्यादि इत्यादि करके उन्होंने बांट करके सूत्र की जो क्रम पद्धति थी उसको तोड़ करके एक नई पद्धति का समाश्रयण किया। पहले सिद्धांत कौमुदी बनी, परंतु सिद्धांत कौमुदी में छात्रों के लिए जब कठिन दृष्टिगोचर हुई तो मध्य कौमुदी और फिर लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि की रचना की गई। इस पद्धति में रटना एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है, क्योंकि यहाँ प्रकरण नहीं है, अष्टाध्यायी का अधिकार अनुवृत्ति पद्धति नहीं है, तो रटना एक आवश्यक प्रक्रिया बन जाती है। यदि छात्र न रट सके तो इस पद्धति में थोड़ा सा यह पद्धति छात्रों के लिए क्लिष्टकर हो जाती है, परंतु आज की सर्वस्वीकारी पद्धति प्रक्रिया पद्धति है। अष्टाध्यायी में जैसा कि मैंने बताया आपको कि अधिकार और अनुवृत्ति इत्यादि से अर्थ को संपन्न कर लिया जाता है, वहां पर सूत्र रटना नहीं पड़ता है। कौमुदी में हमें सूत्र की रटने की एक प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है, वहीं अष्टाध्यायी की जो आर्ष पद्धति है वहां पर अष्टाध्यायी क्रम में सूत्रों को रटना नहीं पड़ता। जैसे सूत्र है वर्तमाने लट, तो छात्र को जब अष्टाध्यायी पढ़ाई जाएगी तो बालक जब छोटे होते हैं, लघु वयस्क होते हैं, तभी उन्हें पूर्ण अष्टाध्यायी 6 से 8 मास में कंठस्थ करा दी जाती है। और जब उसका सूत्रार्थ बताया जाता है तो बालक को बता दिया जाता है, दिखा देते हैं, ऊपर से हम समझा देते हैं कि किस प्रकार धातुओं का अधिकार चला आ रहा है। धातुओं में रेड पेन से हमने एक लकीर बना दी कि इस धातुओं का अधिकार इस सूत्र से लेकर के इस सूत्र तक जा रहा है। धातुओं का अधिकार इस सूत्र तक जाएगा, ऐसे करके सूत्र संख्या का उल्लेख कर दिया। प्रत्यय परश्च, इनकी भी अनुवृत्ति चलती है, अधिकार चलता है। तो ये तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के पहले दूसरा सूत्र है। तो यहां भी हम छात्र को रेड पेन से नीचे एक लाइन ऐसे करके जहां जहां तक का अधिकार जाता है, अधिकार पूरे सूत्र का जाता है, अनुवृत्ति छोटे छोटे सूत्र में थोड़े थोड़े अंग की, अवयव की, भाग की जाती है, पूरे सूत्र की अनुवृत्ति नहीं जाती है। तो अधिकार अनुवृत्ति में थोड़ा सा अंतर है। आगे भी हम इसकी चर्चा समय समय पर करते रहेंगे। यहाँ पर विषय वस्तु इस प्रकार है कि प्रत्यय परश्च, ये दोनों भी अधिकार सूत्र हैं। ये 5 4 160 मतलब 5वें अध्याय के चौथे पाद के 160 सूत्र संख्या तक जाते हैं। तो सूत्र का हमने बच्चे को बता दिया कि यहाँ पर धातुओं का अधिकार आ रहा है, प्रत्यय परश्च का अधिकार आ रहा है। आगे हम इसको स्पष्ट और भी करेंगे कि किस प्रकार अर्थ बैठाना है। यहाँ पर मोटा मोटा समझा देती हूँ कि धातु हो लगा लेंगे पहले पंचमी की धातु से वर्तमाने, वर्तमान काल में लट प्रत्यय भवति परश्च, धातु से वर्तमान काल में लट प्रत्यय होता है और वह परे बैठता है। जैसा कि यहाँ पे अर्थ लगाया है, अत्र भवति स्यात् भवेत् भविष्यति इत्यादि नाम क्रियापदानाम अध्याहारः कर्तुं शक्यते। वाक्य की पूर्णता के लिए भवति स्यात् भवेत् भविष्यति इत्यादि क्रियापदों का अध्याहार कर लेंगे, अर्थात समाश्रयण कर लेंगे। कौमुदी क्रम में रटने की प्रवृत्ति का एक दोष है। दूसरा, क्रम भंग हो जाने पर
असिद्ध वदत्राभात पूर्वत्रा सिद्धम इत्यादि जो सूत्र हैं, इनको समझना बहुत क्लिष्टकर हो जाता है, क्योंकि सूत्र क्रम तो टूट गया। वहां पर हम बताते हैं सपाद सप्ताध्यायी, तो पाद ही नहीं है, तो सपाद सप्ताध्यायी छात्र को समझना बहुत कठिन हो जाता है। कौमुदी क्रम में सूत्र प्रक्रिया, सूत्र का क्रम विच्छेद हो जाने से, प्रक्रिया का आश्रयन करने से छात्रों के लिए थोड़ा सा कठिन है, परंतु ये भी एक पद्धति है। और अष्टाध्यायी की एक आर्ष पद्धति, ये भी एक पद्धति। ये दोनों पद्धतियों का आश्रयन करके वर्तमान समय में पठन पाठन की प्रक्रिया संचालित होती है। इसके बाद एक बात पर मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगी। वर्तमान समय में संस्कृत को जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, संस्कृत जो अध्येता हैं, उनके बहुत विभाग हैं। सभी छात्रों को एक जैसा, एक तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। यहाँ पर मैंने संस्कृत के अध्येत्री जो अध्येता हैं, उनकी श्रेणियों का विभाजन करके रखा है। वस्तुतः ये जो कक्षाएं संचालित होंगी, यहाँ पर मैं एक प्रकाश आपके सामने रख दूं कि ये जो कक्षाएं संचालित होंगी वो सरलतम विधि इस पुस्तक के अनुसार संचालित हो रही हैं। उसका आश्रय करके ही हम इन कक्षाओं को संचालित करेंगे। यहाँ पर देख लें कि संस्कृत अध्येतॄणाम श्रेणी विभाजन, संस्कृत पढ़ने वालों के 4 मुख्य विभाजन है। पहली श्रेणी है 8 से 15 वर्ष के छात्रों की, अष्टवयसः 15 वर्षाणि यावत्। ये छोटे बच्चे होते हैं, तो 8 से 15 वर्ष के जो लघु वयस्क बालक हैं, उनको पढ़ाना और याद कराना आसान कार्य होता है। वे बच्चे, उनकी पढ़ाने की जो पद्धति है, वे 6 से 8 मास में अष्टाध्यायी कंठस्थ कर लेते हैं और 4 से 5 वर्ष में संपूर्ण अष्टाध्यायी अर्थ सहित महाभाष्य पर्यंत संपूर्ण अध्ययन संपन्न कर लेते हैं। ये श्रेणी है 8 से 15 साल वाले बच्चों की। परंतु दूसरी से श्रेणी है 16 से 80 वर्ष तक की, या 16 से लेकर के आगे किसी भी अवस्था में होने वाले, जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, जिनकी संस्कृत में जिज्ञासा है, व्यावहारिक संस्कृत को जानना चाहते हैं, संस्कृत व्याकरण में अपनी गति करना चाहते हैं, किसी कारणवश उन्हें समय से संस्कृत व्याकरण की कक्षाएं नहीं मिल सकी, वो संस्कृत नहीं पढ़ सके, परंतु आज उनकी संस्कृत में रुचि और वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये इन कक्षाओं का आयोजन हो रहा है। इसी प्रकार तृतीय श्रेणी में वे विद्यार्थी आते हैं जो 6th में जाके संस्कृत लेते हैं, या जिनके विद्यालयों में 6th से संस्कृत प्रारंभ होती है, 6 to 12th उनके कोर्स में संस्कृत होती है, या 6 to 10th क्लास तक जिनके यहाँ संस्कृत होती है। उन बच्चों के लिए जो थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ते हैं, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी बातों में संधि है, कुछ जरूरी स्वर संधि, हल संधि, थोड़ी सी विसर्ग संधि, कुछ रूप, थोड़ा थोड़ा सा वहां पर बच्चों को प्रकाश डाल दिया जाता है। इसके बाद एक चौथी श्रेणी होती है महाविद्यालय में पढ़ने वाले,
या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जो संस्कृत पढ़ते हैं, जहाँ पर सीधे आपको शास्त्र का सामना करना पड़ता है, उसमें आप चाहें कौमुदी पढ़ें व्याकरण की, या फिर व्याकरण ग्रंथों से कौमुदी का अध्ययन करना हो, या फिर आपको साहित्य के ग्रंथ दे दिए जाएँ डायरेक्ट पढ़ने के लिए, या दर्शन के तर्क संग्रह, अर्थ संग्रह इत्यादि विषय वस्तु आपके सामने रख दी जाए, तो वो थोड़ा-सा कठिन हो जाता है उसको पढ़ना। छात्र बहुत सुगमता से ग्रहण नहीं कर पाते, और जो हमारे विद्वान लेक्चरर जो साथी होते हैं, वो अपना प्रोफ़ेसर्स अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं, छात्र उनको पूर्णतया अधिगम नहीं कर पाते। तो ये जो बड़े विद्यार्थी हैं, जो रटने का की अवस्था जिनकी गुजर चुकी है, वो रट नहीं सकते और व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इन कक्षाओं का आरंभ किया गया है। गुरुवर श्री जिज्ञासु श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के द्वारा रचित सरलतम विधि पाठ्य पुस्तक प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए ही रची गई है। मैं उसको आधार बना करके ही इन कक्षाओं का आयोजन कर रही हूँ।